कहानियों के संसार में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रवासी साहित्यकार सुधा ओम ढींगरा की कहानी खिड़कियों से झांकती आंखें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह कहानी अमेरिका के जनजीवन को व्यक्त करने वाली है। सारा दिन मुझे महसूस होता रहा जैसे कई आंखें मेरा पीछा कर रही हैं, मेरी हर हरकत देख रही हैं। पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी मैं अस्पताल से घर जा रहा हूँ, ढेरों आंखें मेरा पीछा करती मुझे लग रही हैं। यह सब क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या मैं मानसिक संतुलन खो रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये मेरा भ्रम है। इस विचार को छिटक कर मैं सामने की सड़क को पार करता हूँ। यह क्या? आंखें फिर मेरा पीछा करने लगी। मुझे पूरी तरह से लगने लगा है उन आंखों ने मेरे बदन पर मानो कई मन भार डाल दिया है, क्योंकि शरीर को चलाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पार करते ही मैं रुक गया हूँ। मुझे कदम उठाने कठिन हो रहे हैं। लंबी सांस भीतर खींचकर मैं बाहर छोड़ता हूँ। जब से इस शहर में आया हूँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजीब सी घुटन और उदासी वातावरण में महसूस कर रहा हूँ। वातावरण में कुछ और भी है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। पिछले 3.5 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ। हाल ही में इस शहर के हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर आया हूँ। पहले तो सोचा शायद बड़े शहर से छोटे शहर में आने के उपरांत ऐसा लग रहा है। बात यह भी नहीं। हालांकि आते ही मैं निराश ज़रूर हुआ। छोटा शहर सोचकर यहाँ आया था, पर निकला यह कस्बा। शहर की सहूलतों से लैस छोटी सी जगह, मानसिकता भी मुझे कस्बे जैसी लगने लगी है। इस कस्बे को देखकर एक बात पक्की तरह से मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका के बारे में जो सर्वे पिछले दिनों छपा था बिल्कुल सही है। अमेरिका में युवाओं की संख्या बहुत कम हो रही है और बड़े बूढ़े बढ़ रहे हैं, जबकि विश्व में भारत एक युवा देश माना जाने लगा है। यहाँ एक भी युवा चेहरा मुझे नजर नहीं आया, चाहे वह सड़क हो या हॉस्पिटल। कोई युवा डॉक्टर मुझे अस्पताल में नहीं मिला, सिवाय एक नर्स के। वह भी मेरी तरह नई आई है इस शहर में। नहीं, इस कस्बे में। सच कहूँ तो मैं यह नहीं सोच रहा कि यहाँ युवा होंगे ही नहीं। होंगे, जरूर होंगे, पर अधिकतर मुझे बड़े बूढ़े ही नजर आए हैं। काश मैंने इस कस्बे के बारे में जानकारी ले ली होती, पर उससे क्या होता? मेरे पास विकल्प ही कहाँ था। मैं खुद ही अपनी सोच पर जुझला गया। 3 साल की रेजिडेंसी में मैं ज़रूर समझ गया कि भारत या पाकिस्तान से पढ़कर आए डॉक्टरों को नौकरी ग्रामीण या दूर दराज के छोटे छोटे शहरों या कस्बों में मिलती है, जहां स्थानीय डॉक्टर जाना नहीं चाहते। हाँ, पैसा बहुत मिलता है। भारतीय डॉक्टर खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है। मुझे भी तो पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा। सोचने समझने के लिए था ही क्या। कहीं से भी नौकरी का प्रस्ताव नहीं आया था। असुरक्षा की भावना घर कर रही थी। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इसी विचार ने मुझे बेचैन किया हुआ था। कड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यही सोचकर परेशान रहने लगा था। कोई नहीं जानता, पर मैं तो जानता हूँ। कर्जा लेकर मैं इस देश में आया था। 3 साल की रेजिडेंसी में मैंने उस कर्जे को तो उतार दिया, पर खर्चों की एक लंबी लिस्ट बार बार मुझे अपने होने का एहसास दिलवाती रहती है। बस ज्यों ही यहाँ के हॉस्पिटल से बुलावा आया, भाग कर मैं यहाँ आ गया। घर के हालात, माँ, पिताजी, 4 बहनें और 2 छोटे भाइयों के चेहरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। बहन भाई पढ़ रहे हैं, पिताजी स्कूल में शिक्षक हैं, इसी वर्ष रिटायर हो रहे हैं। पेंशन में गुजारा मुश्किल होगा। सिर पर छत नहीं, बहनों की शादियां भी करनी है। मजबूरी की लिस्ट मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। पहले ही दिन बूढ़े डॉक्टर डेविड स्मिथ ने मेरा स्वागत करते हुए कहा, यंग मैन डॉक्टर सागर मलिक, आई एम फीलिंग स्ट्रेंज व्हाई यू हैव कम हियर टू गेट ओल्ड इन दिस स्मॉल ओल्ड सिटी एंड ओल्ड हॉस्पिटल। व्हाई यू डिड नॉट गो टू अ बिग सिटी टू स्टे यंग। क्या कहता उन्हें? किसी बड़े शहर ने बुलाया नहीं, कस्बे ने पुकारा तो चला आया। मैं अपने हालात के बारे में सोचते हुए
उनकी इस बात पर बस मुस्कुरा दिया। एनीवे, दिस इज़ योर चॉइस, वेलकम टू दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर डेविड स्मिथ ने हाथ मिलाकर बहुत आत्मीयता से मुझे आगोश में लिया। अमेरिका नहीं चाहता कि मैं यंग रहूं। मेरी नियति में भी शायद यही लिखा है, जो मुझे सिर्फ इसी शहर से नौकरी का स्वीकृति पत्र मिला। सोचकर चमगादड़ फिर से मेरे साथ चिपक गया। जब से मैं इस शहर में आया हूँ, सोच ही तो रहा हूँ, मेरे दिमाग को चैन नहीं आ रहा। तनाव में रह रहा हूँ। पता नहीं क्यों रह रहकर अपने अतीत में झांकने लगता हूँ। क्या फितूर आया था मुझे, जो अच्छी भली नौकरी छोड़ दी थी मैंने। यहाँ देश और परिवार से दूर अकेला संघर्ष करने चला आया। घर के हालात ऐसे हैं कि विदेश जाकर ही उन्हें संवारना मात्र एक विकल्प लगा था। सभी तो ऐसा नहीं करते। मेरे जैसे बहुत से मजबूर लोग देश में और भी हैं। शायद मैं ही विदेश आना चाहता था। दरअसल मेरा कसूर भी नहीं, मेरी मेहनत रंग लाती गई, मुझे अवसर भी मिलते गए। सबसे बढ़कर किस्मत ने साथ दिया, जो आज मैं विदेश में डॉक्टर बन गया हूँ। कभी कभी खुद को समझाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरी विवशता थी, जिसे मैं फितूर समझता रहता हूँ। क्या यह देश छोड़कर विदेश में रहने आने के द्वंद्व से उत्पन्न हुई कुंठा का परिणाम तो नहीं? अरे, अब दिमाग में यह क्या प्रश्न पैदा हो गया? आजकल बेतुके प्रश्न सिर उठाते रहते हैं। सारे काम करता हुआ मैं इन प्रश्नों को सुलझाता रहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, जानता हूँ ऐसा करना गलत है, फिर भी ऐसी हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ? पर यहाँ आकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में हर समय कुछ चलता रहता है। देश को तो मैंने 3.5 साल पहले छोड़ दिया था, जब न्यूयॉर्क के एक घटिया से होटल में रहकर USMLE के स्टेप 3 की परीक्षा दी थी। वे क्षण कितने विस्मयकारी थे जब मुझे पता चला कि मैं उस परीक्षा में पास हो गया हूँ और न्यूयॉर्क के ही सिटी हॉस्पिटल में मुझे रेजिडेंसी भी मिल गई है। 3.5 साल वहाँ रहकर अब मैं इस शहर में डॉक्टर बनकर आया हूँ। दिमाग में विचारों का रीला पीला लगा हुआ है। मैंने आंखें मूंद कर लंबी लंबी सांसें ली। सोच के चक्रव्यूह से मैं इसी तरह बाहर निकलता हूँ। कुछ क्षण रुक कर अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा हूँ। डॉक्टर डेविड स्मिथ की बातें कानों में गूंजने लगी। Why you have come here to get old in this small old city and old hospital? सही ही तो है। मैं स्वयं चलाया विदेश में हर कीमत अदा करने। अपने देश और उससे जुड़ी स्मृतियां ही तो हैं अब मेरे पास। धीरे धीरे वे भी धुंधला जाएंगी। मेरी याददाश्त के साथ क्या रहेगा मेरे पास? इस सोच ने मेरे बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। अपने देश से मैंने MBBS किया और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी भी ले ली। क्या दिन थे! चारों ओर खुशी की लहर दौड़ा करती थी। आसमान की बुलंदियां छूने को मन चाहा करता था, पर जीवन की कठोर सच्चाइयां और घर की परिस्थितियां शीघ्र ही मुझे जमीन पर ले आईं। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस कमाई से परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। माँ पिताजी अपने सब बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाई उनकी प्राथमिकता है। भरा पूरा परिवार और एक सरकारी स्कूल के अध्यापक का वेतन। माँ बड़ी जुगत से सबके खर्चे पूरे करती। माँ से ही तो मैंने हिसाब किताब करना और बजट में रहना सीखा। पढ़ने के लिए सब भाई बहनों को बाहर छोटा मोटा काम करना पड़ता। मुझे छात्रवृत्ति मिलती रही और मैं पढ़ता गया, और एक दिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री भी मिल गई। मैं डॉक्टर बन गया। कुछ महीने ही मैंने हॉस्पिटल में नौकरी की थी। उस समय को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस समय के हर पल की याद ताज़ा है। वहाँ बहुत से डॉक्टर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं से ही तो पता चला कि अमेरिका में डॉक्टर बनने के लिए USMLE की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तभी मुझे जानकारी हुई कि यह वह परीक्षा है जो हर विदेशी डॉक्टर को अमेरिका में डॉक्टर बनने के लिए देनी पड़ती है। UCMLC के 3 स्टेप होते हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि 2 स्टेप अपने देश में दिए जा सकते हैं और तीसरा इसी देश में आकर देना पड़ता है।
फिर किसी अस्पताल में रेजिडेंसी मिलती है। 3 साल रेजिडेंसी करने के बाद यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इतनी परीक्षाओं के बाद अमेरिका में एक डॉक्टर बनता है। दूर की नहीं सोची थी, मैंने तो बस इतना सोचा, चलो किस्मत को आजमाया जाए। किस्मत ने साथ दिया। दिल्ली में ही मैंने USMLE के 2 स्टेप पार कर लिए और तीसरा इस देश में। यह सब आसान नहीं था, पर मेरी कर्मठता और मेरा अपने प्रति तथा उस शक्ति के प्रति अथाह विश्वास मेरे साथ था। इस बात में भी यकीन करता हूँ कि इस देश में आना लिखा था, तभी मुझे रास्ते मिलते गए। क्या मैं भाग्यवादी हूँ? कई बार अपने से यह पूछ चुका हूँ। नहीं, मैं भाग्यवादी नहीं, कर्मयोगी हूँ। पर नियति का जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उसके महत्व से इनकार नहीं करता। हर बार मैं अपने आप को इस तर्क से समझा चुका हूँ। उफ, ये आंखें मुझे छोड़ ही नहीं रहीं, फिर मेरा पीछा करती लग रही हैं। मैं अपार्टमेंट जाने के बजाय तेजी से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के दफ्तर की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ मैं पगला जाऊँगा। मैं किसी और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट ले लूँगा। गलती मेरी है। मैंने ही रियल एस्टेट एजेंट से कहा था मुझे हॉस्पिटल के बिल्कुल पास अपार्टमेंट लेकर देना। मुझे कार नहीं रखनी, मैं साइकिल पर या चलकर काम पर जाना चाहता हूँ। और एजेंट ने हॉस्पिटल से 5 मिनट की दूरी पर इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट ढूंढ दिया। इसमें एजेंट का क्या दोष? अब अपने आप को कोसने से क्या होने वाला है? कोई रास्ता निकाला जाए, मैंने अपने आप को दिलासा दिया। ओह, दफ्तर तो बंद है। चलो बंद होने और खुलने का समय देख लूं। मैंने सोचा कल सुबह यहाँ से होता जाऊँगा। रियल एस्टेट एजेंट जो मैथ्यू के फ़ोन पर मैंने संदेश छोड़ ही दिया, वह मुझे कॉल कर लेगा। अब मुझे अपने अपार्टमेंट की ओर चलना चाहिए। मैं अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा हूँ। अरे यह क्या, आते जाते सब राह चलते मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। अजीब नज़रों से, उदास, बोझिल, परेशान, किसी को खोजती पीड़ित आंखें। मुझे फिर महसूस होने लगा जैसे ये नज़रें मेरे बदन से चिपकती जा रही हैं। सड़क पर मुश्किल से खुद को ढोते हुए थके बदन के बुजुर्गों की बुझती जीवन रोशनी में बुझती हुई सी उनकी आंखें मेरे युवा बदन को टकटकी बांधकर देख रही हैं। ये आंखें मुझे बेचैन कर रही हैं। यह कैसा शहर है? मेरे लिए सब कुछ नया है। इस देश में 3.5 साल से मैं न्यूयॉर्क एक जीवंत महानगर में रहा हूँ। इस शहर में आकर बौखला गया हूँ, ऐसा लगता है। शहर और शहर के लोगों में जान ही नहीं। हालांकि इस शहर की कुछ बातें और समस्याएं मैं जान गया हूँ। इस शहर में तंबाकू की खेती होती थी। तंबाकू सेहत के लिए खतरनाक है। जब से इस बात का संज्ञान सरकार को हुआ, सिगरेट और सिगार पीने पर पाबंदी लग गई। इससे तंबाकू कंपनियों को बेहद घाटा हुआ। मैं जब इस शहर की खोजबीन कर रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई यह जानकर कि अमेरिका की कई स्टेट्स तंबाकू स्टेट्स ही कहलाती थीं, क्योंकि वहाँ इसी की खेती होती थी। इन स्टेट्स के बड़े शहर तो अन्य धंधों की वजह से बच गए, पर छोटे कस्बों की आर्थिक हालत बिगड़ गई। यह कस्बा या शहर कहूँ, इसी पाबंदी की चपेट में आ गया। यहाँ के युवा रोटी रोजी खोजने बड़े शहरों की ओर निकल गए और बड़े बूढ़े यहाँ रह गए। जो बुजुर्ग बच्चों के पास बड़े शहरों में गए भी, उन्हें वहाँ की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रास नहीं आई। सारी उम्र उन्होंने इस छोटे से शांत कस्बे में गुजारी, जहाँ हर चीज़ आसपास है। बड़े शहर उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं पाए, वहाँ के आकर्षण भी उन्हें बांध नहीं पाए और वे लौट आए अपने इस छोटे से शहर में कस्बाई जीवन का सुख लेने। अब चाहे वे कितने भी अकेले हैं, पर अपने मनपसंद माहौल में हैं। चलते हुए सोचना मेरी पुरानी आदत है। आज ही अस्पताल में एक उम्र दराज पाकिस्तानी डॉक्टर खान ने मुझे बताया, जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर मलिक आप रहने आए हैं, वहाँ सभी सीनियर सिटीजन्स ही रहते हैं, क्योंकि अस्पताल करीब है। यह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एक तरह से सीनियर सिटीजन्स होम्स है। इस कॉम्प्लेक्स के सारे बुजुर्ग इसी अस्पताल में आते हैं। बहुत प्यार करने वाले हैं। कुछ एक बड़े बूढ़ों का इस दुनिया में कोई नहीं। घबराना नहीं, अगर वे तुम में
अपनों को तलाश करने लगे। ये सब अपनों के प्यार और स्नेह से ठगे हुए टूटे हुए लोग हैं। जिनके बच्चे हैं वे कभी कभार उन्हें मिलने आते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वे दूसरों में प्यार ढूंढते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों से बहुत जुड़ गए हैं। अपनत्व से भरे अकेलेपन का दंश झेलते ये बड़े बूढ़े मुझे मेरे अम्मी अब्बू की याद दिलाते रहते हैं। वे भी इन्हीं की तरह मुझे पाकिस्तान में मिस करते होंगे। डॉक्टर खान, यह नहीं कि मुझे बड़े बूढ़े पसंद नहीं, मैं बुज़ुर्गों को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी बेहद इज्जत भी करता हूँ। अनुभवों और किस्सों का खजाना होते हैं, पर जो अनुभव मुझे हो रहे हैं उनसे मैं डर गया हूँ। मैंने डॉक्टर खान को कहा। कैसे अनुभव? डॉक्टर खान ने पूछा। मैं डॉक्टर खान को पूरा किस्सा बताया। पहले ही दिन जब मैं यहाँ आया, घर का दरवाज़ा खोलते ही आसपास के घरों की खिड़कियों से कुछ चेहरे एकदम झांकते हुए मुझे घूरने लगे थे। किसी खिड़की से एक, किसी खिड़की से दो। अगर चेहरा होता तो शायद अजीब नहीं लगता, पर यहाँ तो 2 या 4 आंखें ही दिख रही थी मुझे, शून्य में टंगी, निर्जीव स्थिर सी आंखें। घर के अंदर गया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी पीठ पर वे आंखें चिपक गई हैं। इस ख्याल को झाड़कर मैंने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। वे आंखें उसी तरह मुझे घूरती मिली, मेरे बदन को चीरती हुई सी। मैं बार बार यह सब सोचता रहा और बेचैन होता रहा। रात मैंने किसी तरह काटी। दूसरे दिन सुबह फिर खिड़की के पर्दे खोलते ही वे आंखें अपनी अपनी खिड़की से मेरी ओर झांक रही थीं, जैसे सारी रात वहीं चिपकी रही थीं। यह देखकर मुझे बड़ी घबराहट हुई। फटाफट मैंने खिड़की का पर्दा बंद किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अस्पताल जाने के लिए बाहर निकला। न चाहते हुए भी उन खिड़कियों की ओर मेरी नज़र उठ गई। कई और आंखें अलग अलग खिड़कियों से मुझे देखती नजर आईं। ज्यों दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, वे आंखें मुझे मेरी पीठ से चिपकी महसूस होने लगीं। इतना सुनते ही डॉक्टर खान जोर से हंस पड़े। यंग मैन, इन आंखों से डरने की ज़रूरत नहीं, इनको दोस्ती का चश्मा चाहिए, पहना दो, चिपकना बंद कर देंगे। पर मैं तो यहाँ से दूसरी जगह जाने का मन बना चुका हूँ। मेरे पैर कदम दर कदम सड़क नाप रहे हैं और दिमाग एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे विचार से उलझ रहा है। और मैं कभी अतीत के गलियारे के चक्कर लगाता हूँ तो कभी वर्तमान में लौट आता हूँ। सोच विचार के इसी चक्र में चलता हुआ मैं अपार्टमेंट के सामने आ खड़ा हुआ हूँ। अस्पताल से यहाँ तक दिमाग और कदम कितना कुछ नाप गए मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या? मेरे दरवाजे के आगे 3 प्लास्टिक बैग और उनमें प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हैं। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले एक प्लास्टिक के बैग को उठाया। उस पर एक कागज़ चिपका है जिस पर लिखा है, वेलकम टू आवर नेबरहुड, इट्स अ फ्रूट केक, टॉम एंड सू, अपार्टमेंट नंबर 1130, यानी ठीक उसके सामने वाला। मैंने दूसरा बैग उठाया। उस पर जो कागज़ लगा है उस पर हिंदी में लिखा हुआ है, तुम हमारे बेटे जैसे हो। एक बैग में रसम बड़ा है और दूसरे में सांभर इडली। तुम्हारी छुट्टी वाले दिन तुम्हें डोसा खिलाऊंगी, खाना नहीं बनाना, तुम्हें रोज़ खाना मिल जाएगा। मीना और शंकर रेड्डी, अपार्टमेंट नंबर 1132, यानी सामने वाले के साथ वाला। यहाँ के नंबर भी अजीब हैं, 1131, 1133 दूसरी तरफ है। बड़ी हैरानी हुई यह सब पढ़कर। मेरी आंखों में मोती उभर आए। मैं उन्हें अपनी आंखों में ही सोख लेता हूँ। आंखों से कुछ भी निकले मुझे गवारा नहीं। पीछे घूमकर मैंने खिड़कियों की ओर देखा। कई आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें कमरों से बाहर आने का इशारा किया। मैं जान गया कि सहारे को तलाशती ये आंखें किसी भी अजनबी में अपनापन ढूंढने लगती हैं। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और तीनों बैग अंदर रखे और फिर बाहर निकल आया। सामने ही मुझे टॉम और सू खड़े मिले। उन्होंने स्वयं को मिलवाया। तकरीबन 80 साल के होंगे। मीना और शंकर रेड्डी भी तकरीबन उसी उम्र के होंगे। उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह का ही था जब यहाँ इसी अस्पताल में आया। मीना भी इसी अस्पताल में डॉक्टर थी। उस समय का अस्पताल एक गांव का अस्पताल था, अब तो ये शहर का बन गया है। यहाँ रहने वाले मित्र अधिकतर मेरे पेशेंट थे।
वे बिना रुके ही बोलते गए, जैसे किसी से बात करने को तरस रहे हों। सामने के दूसरे अपार्टमेंटों से स्टिक लेकर चलते हुए रिक और रिकेल आए। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि दोनों 95 वर्ष के हैं, पर अभी भी खुद अपने सारे काम करते हैं। एमा और पीटर, इसाबेल और डिक भी आए मिले। तुम खाना खाओ, फिर मिलेंगे, कहकर सब चले गए, पर डॉक्टर रेड्डी वहीं खड़े हैं। मैं समझ गया क्यों खड़े हैं। मैंने उन्हें अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहा, चलिए मेरे यहाँ बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं। मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। भीतर आते ही मिसेस रेड्डी ने कहा, नहीं आंटी जी, मैं अस्पताल से आकर एकदम खाना नहीं खा सकता। पहले थोड़ी देर सुस्ताऊंगा, फिर नहा कर खाना खाऊंगा, मैंने विनम्रता से कहा। वे दोनों पति पत्नी मेरे सामने के सोफे पर बैठ गए। वे दोनों चुप हैं। वे बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। उनकी खामोशी उनकी बेताबी बन रही है, जो उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी है। मैं भी चुप हूँ, चाहता हूँ वो पहले बोले। हम तीनों में मौन के ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। इन्हीं क्षणों में मैं सोचने लगता हूँ, अच्छा है कि यह अपार्टमेंट पूरी तरह सजा सजाया है, वरना इस समय वे कहाँ बैठते। रियल एस्टेट एजेंट के साथ मैंने यह भी शर्त रखी थी कि अपार्टमेंट फर्निश्ड हो, ताकि मुझे कुछ खरीदना न पड़े। मैं थोड़ी आर्थिक मजबूती के बाद ही अपना सब सामान खरीदना चाहता हूँ। यह सब सोचते हुए अचानक ही मैंने रेड्डी दंपत्ति से सवाल पूछ लिया, आपका बेटा कहाँ रहता है? यह सुन दोनों भौचक्के से रह गए। वे असहज हो गए। अरे, यह मैंने क्या किया? शायद मैंने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सागर मलिक, यह तुमने क्या किया? पहली बार मिले हो, इतना इनफॉर्मल कैसे हो गए? बिना कुछ जाने सवाल पूछ लिया। मैंने खुद को कोसा। अब कोसने से क्या हासिल होगा? तीर कमान से निकल चुका है। इस समय माहौल को ठीक करने की ज़रूरत है। क्षमा चाहता हूँ। अचानक प्रश्न मुंह से उछल गया। आपने लिखा कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैंने झिझकते झिझकते कहा। रेड्डी दंपति ने लंबी सांस ली। होंठ हिले पर बोल नहीं पाए। लगा उनके अंदर पिघलता दर्द उन्हें बोलने नहीं दे रहा। पीड़ा आंखों से झलकने लगी। मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगा। आई एम सो सॉरी, अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। डॉक्टर रेड्डी गला साफ करते हुए धीमी आवाज़ में बोले, डू नॉट फील बैड, तुमने दिल नहीं दुखाया। वर्षों से दबी घुटी पीड़ा बस कचोटती रहती है, हमें उसे निकलने नहीं देते। मैं बोला नहीं, बस उन्हें देखता रहा। वर्षों के अनुभवों ने दोनों के चेहरों पर गहरी लकीरें खींच दी हैं। ढलता शरीर, इंतज़ार से टूटकर बुझी बुझी आंखें। बेटा पेरिस में रहता है, फ्रांसीसी लड़की से शादी की है उसने। हम इस शादी के हक में नहीं थे। अपने संस्कारों में बंधे हम अड़े रहे और वह अपनी जिद पर डटा रहा। ऐसे में दूरियां इतनी बढ़ गईं जिसका मैं एहसास नहीं हुआ, और इस तनातनी में हमने बेटा ही खो दिया। माँ का दर्द आवाज़ और आंखों से बह निकला। अहम की इतनी तेज आंधी आई कि सब कुछ उड़ा ले गई। बस हम हाथ मलते रह गए। बेटा तो हमसे बात भी नहीं करता। मैं उनकी ओर देख नहीं सका और उठकर रसोई में चला आया। पानी के 3 गिलास भरे और कॉफ़ी टेबल पर जाकर रख दिए। मिसेस रेड्डी पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दिस। एक दिन वह आपसे मिलने ज़रूर आएगा, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। मुझे दुख लगा यह सुनकर। उस दिन के इंतज़ार में तो हम बूढ़े हो गए। हमें मालूम है वह नहीं आएगा, फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। वह मेरा बेटा है, मेरी ही तरह अक्खड़ और ज़िद्दी। इस बार डॉक्टर रेड्डी बोले। उनकी आवाज़ में मैंने उनके भीतर की टूटन महसूस की। सागर बेटा, मिसेस रेड्डी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंकता हूँ, पर उसी क्षण संभल जाता हूँ। इनके पड़ोस में आया हूँ, मेरा नाम जान गए होंगे और सहज होकर जी आंटी कहता हूँ। अब तो उससे मिलने की आस ही टूट चुकी है। उसका जो नंबर हमारे पास था वह डिस्कनेक्ट है और नया नंबर उसने अनलिस्टेड करवाया हुआ है। उसकी मर्जी के बिना ऑपरेटर हमें नंबर नहीं देगा। क्या इतने वर्षों में आपकी उससे कभी बात नहीं हुई? मैं बड़े प्यार से पूछता हूँ। घर छोड़कर जब वह गया, उसका जो नंबर हमारे पास था वह उसने डिस्कनेक्ट करवा दिया। वर्षों हमें उसकी खबर नहीं मिली। उसके दोस्तों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने हमें नंबर नहीं दिया। शायद उसने मना किया हुआ होगा। एक दोस्त हमारी हालत देखकर पिघल गया
और उसने हमें उसका फ़ोन नंबर दे दिया। मिसेस रेड्डी अपने उमड़ रहे भावों को समेटने लगी। मेरा मन जिज्ञासु हो उठा, जानना चाहता है ऐसा क्या हो गया कि एक बेटा अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहता। मैं उत्सुकता में पूछता हूँ, फिर बात हुई? हाँ हुई। आवाज़ कुएं से आई महसूस हुई और आंखें नम हो गईं। वो शुरू से ही विद्रोही स्वभाव का था। हमारा प्यार भूल चुका है, हमारी छोटी छोटी बातों की गांठें पाले बैठा है। न उसने माफ़ी मांगने का समय दिया, न स्पष्टीकरण का। बस अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। अब तो उसका फ़ोन भी नहीं मिल सकता। आंखों की नमी बहनी शुरू हो गई। मैं कुछ पेपर नैपकिन्स उन्हें देता हूँ, वे उनसे आंखें सोख रही हैं। कमरे का माहौल बहुत संजीदा हो गया है। यहाँ अकेले रहने से भारत क्यों नहीं लौट जाते? वह तो आपका अपना देश है। मैं फिर बेबाकी से भूल जाता हूँ। रेड्डी दंपत्ति के चेहरे के भाव बदल रहे हैं। अरे, यह मैंने क्या कर दिया? मेरी सबसे बुरी आदत है बेमौके बेतुके प्रश्न कर देना। समय और हालात की नज़ाकत भी नहीं देखता। अमावस्या की काली रात उनके चेहरों पर छा गई। मैं समझ गया यह प्रश्न भी उन्हें कष्ट दे गया। नहीं चाहता वे इस प्रश्न का उत्तर दें। इन क्षणों को टालने के लिए मैं उठकर रसोई में चला आया हूँ। खाना ठंडा नहीं हुआ, ज़्यादा गर्म मैं खा नहीं सकता। प्लेट में डालकर उन्हीं के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अरे, मैं गर्म कर देती। आंटी जैसे नींद से जागती बोली, मैं इतना गर्म खाना ही खा सकता हूँ जितना यह है। मिसेस रेड्डी की मानसिक स्थिति देखकर मेरी आवाज़ और भी नरम हो गई। आपके लिए भी प्लेट बना लाऊं? भोजन काफ़ी है, तीनों खा सकते हैं। डॉक्टर मलिक, उम्र के इस पड़ाव पर सूरज ढलते ही हम कुछ हल्का सा डिनर कर लेते हैं, मिसेस रेड्डी ने उत्तर दिया। डॉक्टर रेड्डी के चेहरे पर अभी भी कालीमा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अतीत की ऐसी गुफा में चले गए हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और अब वे रोशनी में आना ही नहीं चाहते। मिसेस रेड्डी, आप दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। मैं उनके विचारों की दिशा बदलना चाहता हूँ। हम दोनों के दादा और परिवार व्यवसाय के सिलसिले में कानपुर आ बसे थे। हम दोनों का जन्म कानपुर का है। इतने वर्षों से इस देश में हैं, अभी भी सोचते हिंदी में हैं। हमारे पूर्वज बेल्लारी के हैं, तेलुगु भी आती है, पर अधिकतर हम हिंदी में ही बात करते हैं। मिसेस रेड्डी ही उत्तर दे रही हैं। डॉक्टर रेड्डी उसी तरह अपने विचारों में खोए बैठे हैं। मैं उनकी सोच की तंद्रा तोड़ नहीं पाया। एक अरसे बाद दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट व्यंजन खाने का लुत्फ उठा रहा हूँ। खाना खाते हुए भीतर कुछ कचोट रहा है। खामख्वाह अपने प्रश्नों से मैंने रेड्डी दंपत्ति को चोट पहुँचा दी। मैं अपने उतावलेपन पर काबू नहीं रख सकता। बचपन से मुझे माँ इस आदत के लिए टोकती थी, पर अभी तक मेरे में कोई सुधार नहीं आया। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, पर मूलभूत प्रवृत्ति बदल नहीं पा रहा। डॉक्टर मलिक, देश की धरती में लगे पौधे को उखाड़कर हमने विदेश की धरती में बो दिया। पहले उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर धरती और पौधे दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर रेड्डी की खोई खोई सी आवाज़ कमरे के बोझिल माहौल को तोड़ती उभरी। डॉक्टर रेड्डी के बोलने पर मैंने राहत की सांस ली। जब वह पौधा वृक्ष बन गया तो हम उसे उखाड़कर फिर पुरानी धरती में लगाने ले गए। जिन रिश्तों के लिए पौधा विदेश में वृक्ष बना, उन्हीं रिश्तों ने स्वार्थ की ऐसी आंधी चलाई कि वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए। टुंड मुंड हो गया वह। पुरानी धरती और टुंड मुंड हुए वृक्ष दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया और रोप दिया। आकर हमने विदेशी धरती पर वह वृक्ष एक बार फिर। इस धरती ने उसे पहचान लिया और सीने से लगा लिया। यहाँ उन्होंने एक बार सांस ली। इस धरती के उसका टुंडमुंड रूप भी स्वीकार किया। डॉक्टर रेड्डी के चेहरे से कालिमा हटने लगी। भावनाओं की गहरी निराशाजनक गुफा में संवेगों को निकास का मार्ग मिल गया। वहीं से आशा की रोशनी भीतर जाने लगी। वर्षों से दबी घुटी भावनाओं को मुझ अजनबी के सामने प्रकट कर वे अंदर तक सुकून पा गए। चेहरा तो आईना है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। उनके चेहरे की शांति मैं देख रहा हूँ। शायद आज तक वे किसी को ये बातें बता नहीं पाए। दोनों पति पत्नी
भीतर ही भीतर घुटते रहे। अथक प्रयास के बावजूद उन्होंने दिल में दबाई गांठों को खोला। जी भरकर हर तरह से वसूली की गई हमसे और हम लुटते रहे, उसे प्यार समझकर। जिन मित्रों के साथ जीवन के 40 साल गुजारे, अपना दुख सुख बांटा, अब उन्हीं में वापस लौटा है, कहकर डॉक्टर रेड्डी खड़े हो गए। जो कभी विदेश था अब अपना लगने लगा था। डॉक्टर मलिक, जीवन की लंबी यात्रा में दिल के रिश्ते ही काम आते हैं, उन्हें संभाल कर रखना, कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़े और साथ ही मिसिस रेड्डी भी खड़ी हो गईं और डॉक्टर रेड्डी के साथ हो लीं। मैंने उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरे माँ पिता तो भारत में हैं, यहाँ आप ही हैं मेरे अपने। जब भी मन चाहे बेटे के घर चले आएं। मैं आगे कुछ भी बोल नहीं पा रहा। उनके बाहर जाते ही मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। मेरी आंखों के मोती जो मैंने अपनी आंखों में ही सूख लिए थे, मेरी हथेलियों पर आ गिरे। मैं जीवन में पहली बार इतना भावुक हुआ हूँ। मुझे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। रिश्ते ही नहीं, यह देश क्या कम वसूल करता है। सहारे को तलाशती मेरी आंखें भी एक दिन इस देश की किसी खिड़की से झांकती हुई किसी की पीठ से चिपक जाएंगी। जब आप कहानी के अंत तक पहुंच ही गए हैं तो आपको यदि यह कहानी अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल की अन्य कहानियों को भी विज़िट कीजिएगा। धन्यवाद।